नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मर्डर केस की। और हम देखेंगे कि कोर्ट कैसे इस केस में मर्डर के कन्विक्शन के कंक्लूजन पे पहुंचा और क्यों डिफेंस अपने अपने क्लाइंट को जो है एक्विटल नहीं करा पाया। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि केस के फैक्ट्स क्या हैं। तो केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि 21 जनवरी 2019 को एक एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है थाने में, जिसमें कि ये बताया जाता है कि एक डेड बॉडी जो है वो रेलवे ट्रैक पे पड़ी है शराब की दुकान के पास। तो वो जो डीडी एंट्री होती है वो एएसआई राम सिंह को मार्क होती है, जो कांस्टेबल संदीप के साथ पहुंचते हैं रेलवे ट्रैक पे। तो वहाँ इसी इसी दौरान एसआई राकेश कुमार भी वहां पहुंच जाते हैं और वो पाते हैं कि जो डेड बॉडी है वो एक 22-23 साल के नौजवान की है, जो झाड़ियों में पड़ा है रेलवे ट्रैक के बगल में। ठीक है। एक ब्लड स्टेन वाइट रुमाल उन्हें वहां मिलता है, एक घड़ी वहां उन्हें मिलती है, एक आधार कार्ड मिलता है अरशद अली के नाम का, जो डेड बॉडी के पास मिलता है। तो ये जो डेड बॉडी है ये अरशद अली की है, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है आधार कार्ड से दैट इट इज अ डेड बॉडी ऑफ अरशद अली, सन ऑफ मिस्टर अफसर अली। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी क्राइम टीम वाज कॉल्ड। फिर उसकी वहां पे फोटोग्राफ्स वगैरह ली जाती हैं मौके की, और जो है लाश को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेज दिया जाता है। राइट। तो ये सब होता है। इस दौरान ये होता है कि क्राइम सीन की इंस्पेक्शन होती है। तो स्टेटमेंट करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए, फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो सुनील बंदा था जिसने लाश को सबसे पहले देखा था, उसको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। पुलिस उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है और वो बताता है कि 21 तारीख को दोपहर को 2:40 पे उसने झाड़ियों में ये बॉडी नोटिस करी और वो जो है पुलिस को इन्फॉर्म करता है। आईओ उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, अफसर अली की, उसके फादर की, उसके भाई की, आसिफ अली की। और आसिफ अली बताता है कि अफसर अली बताता है, यानी उसके फादर बताते हैं डिसीज्ड के, कि उनका जो बेटा है 22-23 साल का था और वो जो है टेलरिंग का काम करता था और पिछले कुछ दिनों से वो काम नहीं कर रहा था। और जो है फिर 10 जनवरी 2019 को वो शाम को 6 बजे घर से निकला था विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन कि वो कहाँ जा रहा है। और और जिसकी वजह से उसको ट्रेस नहीं किया जा पाया बिकॉज ऑफ वेरियस एफर्ट। काफी प्रयास करने के बाद भी उसको ट्रेस नहीं किया गया, नहीं कर पाए वो लोग। तो मिस्टर आसिफ अली ने जो है बताया कि उनका जो भाई है अरशद अली, वो स्टिचिंग का काम करता था और ही वॉज नॉट वर्किंग फॉर लास्ट फ्यू डेज। और 10 तारीख को 6-6:15 बजे के आसपास उसने अपने भाई को अरशद के साथ देखा था। अरशद को, जो उसका भाई था, उसको उसने फरमान के साथ देखा था गोइंग टू गांधी कैंप टू श्रीनिवासपुरी। तो उसने अपने भाई से पूछा भी था कि तुम घर कब आओगे, तो उसने कहा कि मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, बट ही नेवर रिटर्न टू दी होम। तो जांच के दौरान जो पुलिस है वो डिसीज का मोबाइल नंबर की सीडीआर ऑब्टेन करती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड ऑब्टेन करती है, और उस कॉल डिटेल रिकॉर्ड को एनालाइज करने से डिसीज्ड की लास्ट जो बात होती है वो उसके दोस्त अंसार कुरैशी और उसके फादर से होती है। और ये फर्दर रिवील होता है दैट वन सिम नंबर वाज एक्टिवेटेड ऑन द मोबाइल ऑफ डिसीज्ड ऑन 26 जनवरी 2019 एंड 27 जनवरी 2019। यानी कि जो डिसीज्ड का फोन था उसके अंदर इस नंबर की सिम एक्टिवेट होती है, 9810134095। ये सिम उसके फोन में एक्टिवेट होती है। तो जो मिस्टर अंसार कुरैशी हैं वो बताते हैं कि 10 जनवरी को 3:30 बजे ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अरशद and from his mobile number on his phone, and accused Farman invited him for beer party along with Arshad। तो अरशद के फोन से फरमान ने फोन करा था और बियर पार्टी के लिए बुलाया था मिस्टर अंसार कुरैशी को। और उसने ये भी बताया कि he called the mobile number of deceased Arshad and told him that he was with accused Farman and they were having beer at country liquor shop near railway track, and accused फरमान also called him for beer party but he declined। तो फरमान ने बियर पार्टी के लिए इसे भी बुलाया था अंसार कुरैशी को,
बट इसने आने से मना कर दिया. IO recorded statement of owner of new SIM, namely Farhan, which was got activated on mobile phone of deceased on 26 जनवरी और 27 जनवरी को जो ये फोन उसके फोन में एक्टिव हुआ था, जिसने बताया कि फरमान ने ये फोन उसको दिया अगेंस्ट द डेट ऑफ ₹5500 एंड टोल्ड हिम to keep the same till he returned the said debt. That accordingly he was using the said phone by putting his SIM. तो अब ये जो चीज है ये इस पूरे केस में एक्यूज के अगेंस्ट सबसे फेटल चीज है, यानी कि उसने जो डिसीज्ड का मोबाइल फोन फरमान ने फरहान को दे दिया, ये कहते हुए कि आपके जो 5500 रुपए हैं ये आप जब तक मैं आपके लौटा नहीं देता तब तक आप इसको उसके अगेंस्ट कंसिडर कर लीजिए, यानी इसको तब तक आप इसको एज ए सिक्योरिटी रख लीजिए, राइट. तो आफ्टर पोस्टमार्टम द डेड बॉडी वाज हैंडेड ओवर टू हिज फादर अफसर अली सिंस डिसीज वर लास्ट सीन इन कंपनी ऑफ मोहम्मद फरमान and on suspicion of witness regarding his involvement in crime, accused Mohammad Farhan was arrested for commission of crime. इसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, जिसने बताया he disclosed that he planned to rob deceased Mr. Arshad Ali for clearing his debt and took butchery knife, यानी जो कसाई वाला चाकू होता है वो लेके गया, and under the planning they drank beer at country liquor shop near railway track. While they were taking beer, deceased Arshad Ali uttered some bad word against his wife, due to which he was outraged and struck the big stone on his head and cut his neck with the knife. यानी कि ये अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में पुलिस को ये बताता है कि जब वो लोग दारू पी रहे थे तो अरशद ने कुछ उसकी वाइफ के बारे में कुछ गलत कहा, जिससे कि उसको गुस्सा आ गया और उसने दारू के नशे में वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके सर में मार दिया, उसकी गर्दन काट दी. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट वाज फाइल्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड मोहम्मद फरमान फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 302, 307 एंड 411 IPC, राइट. तो दोस्तों अब हम आ गए हैं एनालिसिस ऑफ जजमेंट, एनालिसिस ऑफ एविडेंस एंड फाइंडिंग वाले पार्ट पे जजमेंट के. तो यहाँ पे जो है दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, बीच का पार्ट हमने स्किप कर दिया है, राइट. तो अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, सो हैव पेशेंस एंड प्लीज कॉपरेट. ओनली देन यू वुड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, राइट. सो द एक्यूज इज फेसिंग ट्रायल अंडर सेक्शन 302, 397 एंड 411, राइट. तो अब ये होता है 302 तो ऑब्वियसली फॉर मर्डर, 397 for armed with deadly weapon while committing robbery or डकैती, and 411 is receiving stolen property. So यहाँ लॉ कहता है, डेफिनेशन जज साहब कोट करते हैं, if at the time of committing robbery डकैती the offender uses any deadly weapon or causes grievous hurt to any person or attempts to cause death, grievous hurt to any person, the imprisonment which such offender shall be punished shall not be less than 7 years, यानी कम से कम 7 साल की सजा है. ऐसे इसके बारे में जज साहब डिस्कस करते हैं. और फिर आते हैं 302 के ऊपर, राइट. तो अब इन ऑर्डर टू प्रूव द ऑफेंस अंडर 302 IPC अगेंस्ट द एक्यूज द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव. अब प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना पड़ेगा, राइट. द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड पर्सन ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, राइट. Their identification by the eyewitness, the injuries caused to deceased and the medical opinion as regard to death, and the motive of accused person in causing death of deceased. तो कोर्ट ने कहा कि ये 4 चीजें जो हैं ये इस केस में प्रूव करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को. Now coming to first ingredient of that, as per the MLC, deceased Arshad was brought dead to hospital at 5:28 PM on 21 जनवरी 2019. अब यहां ध्यान दीजिए कि इसकी डेथ जो है वो 10 जनवरी को हुई है और ये 11 दिन बाद यानी 21 जनवरी को किसी सुनील नाम के व्यक्ति ने इसको देखा. तो ये इस बॉडी को जो है 21 तारीख को ले गई पुलिस टू दी फॉर पोस्टमार्टम. द पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच डिस्क्लोज द कॉज ऑफ डेथ
as cut throat injury which is sufficient to cause death in ordinary course of nature, right? Thus, as per the report, Arshad suffered an unnatural death. अब यानी कि एक अननेचुरल डेथ तो आ गई, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं थी, राइट? तो अननेचुरल डेथ आ गई ऑन 21 जनवरी 2019। अब क्योंकि इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है, तो ऑक्यूलर एविडेंस पे कोर्ट रिलाई करता है। ऑक्यूलर एविडेंस वो एविडेंस यानी किसने देखा, क्या देखा, राइट? मतलब जिसने भले मर्डर होते नहीं देखा, बट फिर बाकी जो चीजें उन्होंने देखी। Since there is no direct evidence with regard to any aspect of the matter in the present case, the prosecution relied on the testimonies of 6 witnesses. अफसर अली यानी कि उसके पिताजी, सुनील जिसने की FIR दर्ज कराई थी, अशरफ अली जो कि उसका भाई है, अंसार कुरैशी, फरमान एंड आसिफ। आसिफ भी उसका भाई है, आई गेस अशरफ अली समवन एल्स, राइट? तो ये सब लोगों पे प्रोसिक्यूशन ने रिलाई करा है टू प्रूव सर्कमस्टांसेस दैट लीड टू कंक्लूजन दैट इट वाज द एक्यूज्ड हु मर्डर्ड अरशद। तो अब देखते हैं PW1 ने क्या कहा है, राइट? और कोर्ट की उसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है। तो कोर्ट PW1 कहता है, डिसीज्ड अरशद अली वाज हिज सन हु यूज्ड टू वर्क एज अ टेलर एट करोल बाग एंड ऑन 10 जनवरी 2019 एट 6:15 p.m. his son Arshad Ali went from house without disclosing where he was going, and that at the time when he was present at his house, that when he did not return till 7:45, he called him on his mobile number, which he picked up and told him that he was with accused Farman and would return home after some time. अब उसके वो कहते हैं उसके पिताजी के 6:15 को मैंने अपने बेटे को जाते देखा और वो किसी को बिना बताए चला गया, एंड 7:45 तक जब वो घर नहीं आया तो मैंने उसके मोबाइल नंबर पे फोन किया और उसको जब उसने पिक किया तो उसने कहा कि वो एक्यूज फरमान के साथ है और कुछ समय बाद घर आ जाएगा। अब यहाँ ये एक चीज होगी, एक पॉइंट हो गया प्रोसिक्यूशन के पास कि डिसीज ने कहा कि मैं फरमान के साथ हूं, right? Then that he knew accused Farman as he used to put a kachori kiosk at Okhla Mandi and earlier used to reside in Gandhi camp, right? यानी कि जहां डिसीज रहता था वहीं पे ये भी रहता था और ये कचौरी की दुकान लगाता था। And that as his son did not return, he again called him at 9:30 p.m. But this time his mobile was switched off. यानी कि 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान जब वो नहीं आया और उसके पिताजी से फोन करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ हो गया एंड उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई, एंड दैट ही मेड अफोरसेड कॉल बाय हिज मोबाइल नंबर दिस एंड ही डज नॉट रिमेंबर द मोबाइल नंबर ऑफ हिज सन अरशद बट द सेम वाज फेड इन हिज फोन। यानी कि उसे अपने बेटे का नंबर याद नहीं है बट वो नंबर उसके फोन में सेव था। That thereafter he along with his family members started searching his son Arshad in nearby areas in Okhla Mandi, but all in vain. In spite searching him all over the night, the next day 11 January he called up his relative to inquire about his son Arshad, but did not find any clue. यानी कि उसने अपने जब उस रात को उसे वो नहीं मिला, उन्होंने ढूंढने का काफी प्रयास किया, तो 11 जनवरी को उन्होंने अपने रिलेटिव्स को फोन किया और ताकि कि क्या वो रिलेटिव्स के पास गया है और वहां से भी उसे कोई क्लू नहीं मिला। दैट ऑन 12 जनवरी ही अलॉन्ग विद हिज एल्डर सन अशरफ, तो ये भी उसका ब्रदर है डिसीज्ड का अशरफ, हु वेंट टू पुलिस स्टेशन श्रीनिवासपुरी फ्रॉम वेयर ही वेंट टू PS अमर कॉलोनी एंड लॉज्ड अ मिसिंग रिपोर्ट ऑफ हिज सन। तो 12 जनवरी को मिसिंग वाली रिपोर्ट लिखवाई गई। ही अलॉन्ग विद हिज फैमिली मेंबर्स केप्ट ऑन सर्चिंग his son Arshad but with no avail, and on 21 January he received a phone call from PS Amar Colony who informed that one dead body was found near railway track in front of Srinivaspuri. तो अब जब वो मिसिंग रिपोर्ट करी तो वो साइमल्टेनियसली खुद भी सर्च कर रहे थे बट उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था और 21 तारीख को उन्हें फोन आता है पुलिस से कि एक डेड बॉडी मिली है, वही जो जगह हमने बात करी लिकर शॉप के पास, राइट? तो वो वहां जाते हैं
and he received a phone call from one police official of PS Amar Colony, who informed him that one dead body was received and said Aadhaar card of his son Arshad has been found. तो आधार कार्ड से उस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो गई. That on next day, 22 January, he went to AIMS hospital where he identified dead body of his son Arshad, and that after postmortem he received dead body हो गया. And Arshad native village बदायूं में उसका उन्होंने अंतिम संस्कार किया, where his son Asif told him that he had seen elder brother Arshad on 10 January at 6:15 p.m. in front of shop of अच्छान पानवाला on road from गांधी कैंप to श्रीनिवासपुरी. अब वो बड़ा बेटा अपने बाप को बताता है कि पापा मैंने भैया को जो है 6-6:15 बजे के आसपास अच्छान पानवाला के पास देखा था श्रीनिवासपुरी में एक्यूज फरमान के साथ. एंड व्हेन हिज सन आसिफ आस्क्ड Arshad to come home, Arshad told Asif that he was going to with accused Farman and would return within half an hour. Right? वो आधे घंटे में आ जाएगा. राइट? तो वो ये दो भाइयों ने मतलब उन्हें वहां देखा उसके साथ. राइट? That on 1 February 2019 in the daytime when he was passing by Okhla Mandi, he saw accused Farman at gate number 1 of Okhla Mandi, and thereafter he went to police post Srimanspur, informed the police about the location of accused, and thereafter 3-4 police personnel accompanied him at gate number 1, and from where on his instance identification accused Farman was apprehended and arrested. उसको फिर वो अरेस्ट किया. And earlier when accused Farman used to reside in Gandhi Camp, he became indebted to several persons due to his bad habit. यानी कि वो कर्जे में आ गया था लोगों के और इसलिए उसने गांधी कैंप छोड़ दिया था ताकि उसको पैसा वापस ना देना पड़े. Police showed him CCTV footage in which his son Arshad was seen with accused Farman. तो अब जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाली तो उसमें भी एक सीसीटीवी फुटेज ऐसी थी जिसमें अरशद फरमान के साथ जाता हुआ दिखाई देता है. सुनील कहता है कि when he was walking near railway track तो उसने वो देखा डेड बॉडी को और उसने 100 नंबर पे कॉल कर दिया. अब इसका भाई जो है अशरफ अली वो कहता है कि 10 जनवरी को when he along with his family members were present at home at about 6:15 p.m. his brother Arshad Ali left without telling where he was going. ठीक है, तो उसने अपने पिताजी को फोन किया. उसके पिताजी ने फोन किया अरशद को और मोबाइल नंबर पे जब वो 7:45 तक नहीं आया घर, अरशद ने पिकअप किया और अपने पिताजी को कहा कि वो फरमान के साथ है और आधे घंटे में घर आ जाएगा. हिज फादर टोल्ड दिस फैक्ट टू हिम आफ्टर डिस्कनेक्टिंग दी कॉल. यानी कि वो बताता है कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा बताया था फोन काटने के बाद जब भैया से बात हो गई थी. And his brother did not return home. Father again called him at 9:30. तो अब आप देख रहे हैं कि ये सेम लाइन पे जा रहा है. राइट? तो वो जो उसके फादर ने कहा वो उसी लाइन पे डिपोज कर रहा है. दैट मीन्स दिस विटनेस इज कंसिस्टेंट इन द स्टेटमेंट. राइट? अब ये देखिए, ये अंसार कुरैशी, डिसीज अरशद वाज हिज फ्रेंड and accused Farman is his distant relative, and that he used to sell vegetable in Okhla Mandi with his brother. He does not remember the exact date. However, in January 29, one day, he received a phone call at about 6:30 p.m. on his mobile number from mobile phone of deceased Arshad, whose phone number he did not remember. The Arshad had called him to attend the party and have beer at railway track behind Okhla railway station. ठीक है. He also told him that 5-6 friends are also coming to the party. He refused to attend the said party as he used to work during night. यानी कि वो उसकी नाइट शिफ्ट होती थी. So he did not attend the party. उसने वो पार्टी इसलिए अटेंड नहीं करी क्योंकि उसका नाइट ड्यूटी होती थी. राइट? And thereafter he had no occasion to meet him or talk to him on phone. जब 10-12 दिन बीत गए तो पुलिस आई और उसको पता चला कि अरशद का मर्डर हो गया है. तो ये वो विटनेस है जिसको उन्होंने फोन करा था, जिसके फोन से अरशद के फोन से जिसको फरमान ने फोन करा था बियर पार्टी के लिए. ये वो विटनेस है. अब ये सबसे की विटनेस है दोस्तों फरहान. ये इसी मेरे को लगता है कि जब मैंने ये जजमेंट पहली बार पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि अगर ये वाली गलती ये ना करता तो
शायद इसका चांस होता कुछ बचने का, बट दिस वाज द nail in the coffin evidence of the evidence in favor of prosecution. अब ये क्या कहता है, फरमान used to reside in his neighborhood on rent and used to run a कचौरी shop. और वो उसकी दुकान से ग्रोकरी के आर्टिकल्स खरीदता था, यानी किराने वाला सामान खरीदता था, एंड देयरफॉर वो उसको अच्छी तरह जानता है। और एक्यूज फरमान के ऊपर, यानी कि जो ग्रोकरी का सामान उसने उधार ले रखा था, 5500 रुपया उसके ऊपर उधार था रिगार्डिंग हिज परचेज फ्रॉम हिज शॉप, एंड ही वाज इंसिस्टिंग फॉर पेमेंट, और वो उसमें पेमेंट के लिए दबाव डाल रहा था। और वो 12 जनवरी को उसकी दुकान पे आया, उसको एक मोबाइल फोन दे गया ओप्पो का, और उसने उसको कहा कि जब तक मैं आपकी पेमेंट ना कर दूं तब तक आप इस मोबाइल फोन को अपने पास रखिए एज सिक्योरिटी। देयर आफ्टर ही केप्ट अफोरसेड मोबाइल फोन विद हिम ऑन 26 जनवरी 2019। उसने उसमें सिम कार्ड लगाई एयरटेल की, जब सिम एयरटेल की सिम कार्ड लगा उसने उसमें डाली होगी, फोन एक्टिव हुआ होगा तो पुलिस को पता चल गया होगा, क्योंकि उसका फोन सर्विलांस पे ऑब्वियसली आ गया होगा डिसीज्ड का, है ना। तो यहां से वो फंस गया। दिस इज द की, आई गेस, मेरे हिसाब से। While phone was given to him by फरमान and used to same, उसने उसको यूज करा, और उसने वो 27 तारीख को उसमें सिम रिमूव कर दी एंड केप्ट द फोन विद हिम। 1 जनवरी को पुलिस उसके पास, 1 फरवरी को पुलिस उसके पास आ गई और उससे इंक्वायर की, और उसने पुलिस को बताया जी मेरे पास तो ऐसे ये फोन आया है, मतलब मेरे को फरमान ने दिया है। अब ये आसिफ जो उसका दूसरा वाला भाई है, इसने भी इसी लाइन पे डिपोज किया कि पिताजी ने वो कंप्लेंट रजिस्टर कराई, वो पिताजी ने उससे बात करी, राइट। तो अब कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है कि इन सब टेस्टिमनी से ये इट इज क्लियर दैट प्रोसिक्यूशन प्योरली प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो प्योरली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है। द नरेशन ऑफ फैक्ट शोज दैट द प्रोसिक्यूशन हैज अटेम्प्टेड टू प्रूव द सर्कमस्टांस that deceased was last seen alive in company of accused, which led to inference that he committed murder. Right, so it is well settled proposition that when the case rests upon circumstantial evidence, such evidence must satisfy the following test. तो 4 टेस्ट कोर्ट ने बताए कि वो ऐसी होनी चाहिए कि जो फर्मली एक्यूज की गिल्ट को सिद्ध करे। दो सर्कमस्टेंस शुड बी डेफिनेट टेंडेंसी अनएरिंग पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ एक्यूज, यानी कि एक्यूज की गिल्ट को पूरी तरह से प्रूव करे, और कोई दे शुड बी नो रूम ऑफ डाउट, कोई डाउट का कारण ही ना बचे। द सर्कमस्टांस टेकन क्यूमुलेटिवली should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion within all human probability the crime was committed by accused and none else। यानी कि इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ एक्यूज ने ही मारा है, तब लास्ट सीन थ्योरी चलती है। और चौथी चीज जो कोर्ट ने कही, ये दीज आर प्रिंसिपल्स propounded in the judicial precedents, right? The circumstantial evidence in order to sustain conviction must be complete, incapable of explanation of any other hypothesis, यानी कि कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए then that guilt of accused, and such evidence should not only be consistent with guilt of accused but should be inconsistent with his innocence, right? यानी कि उसकी इनोसेंस की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। अगर दो इन्फ्रेंस भी होगी ना, जो एक एक्यूज की गिल्ट की तरफ इशारा करती होगी और एक एक्यूज की इनोसेंस की तरफ इशारा करती होगी, तो सर्कमस्टेंशियल केस में हम जो एक्यूज की इनोसेंस को है उसको लेंगे, और कन्विक्शन सिर्फ तब होगा जब कोई अदर पॉसिबिलिटी ही ना हो। तो अब लास्ट सीन थ्योरी पे कोर्ट कुछ जजमेंट्स डिस्कस करता है, राइट, और उसके बाद जो है कोर्ट आ जाता है अपने व्यू पे। Thus, in view of above said discussed law, the evidence led by prosecution has to be examined in context of proximity of not only in time but of place as well. In this regard, prosecution has extensively relied upon testimony of PW1 Afsar Ali, Ansar Qureshi, Asif, and the CCTV footage provided by PW8 Sanjeev Ghoshal and PW22 Constable Dinesh Kumar. तो ये इसके सीसीटीवी फुटेज में इनको जाते वाते देखा होगा, सीसीटीवी जो आई है, राइट। तो अफसर अली की ने जो डिपोज करा है
उसके रिगार्डिंग और इन सब के रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि यू नो from the above said testimony the picture which appears is that PW1 has deposed that his son went to house, उसके घर से गया और 7:45 पे आया, 7:45 तक जब वो नहीं आया तो उसने उसके मोबाइल फोन पे फोन किया और जब वो नहीं लौटा तो उसने उसको फोन किया और उसने कहा कि मैं कुछ समय बाद लौट आऊंगा। तो ये सब बातें हुई यहाँ पे और उसके बाद जो है दोस्तों फिर कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि इसमें जो है मतलब कोर्ट कहता है कि लर्नेड काउंसिल हैज फेल्ड टू elicit anything material during his cross examination which will cast doubt on veracity of footage provided by him. He stated that he signed the certificate and handed over the same to police, and he himself have made copy of footage from DVR and he has given the same to police in pen drive. उसने सजेशन को डिनाई कर दिया कि फुटेज को एडिट किया गया है। अब दूसरी चीज कोर्ट कहता है PW22 also stood his ground during cross examination regarding investigation during the course of seizing CCTV footage. PW22 well answered the question that IO along with Inspector Fateh Singh left the police station in noon time on bike and they started from place where dead body of deceased Arshad was found, right? And thereafter they reached towards side of Nehru Nagar from the liquor shop side, and he further stated that they did not check any CCTV footage between liquor shop and Nehru Nagar since it is an underpass where no CCTV camera was installed. तो यहां दोस्तों आता है कि इट हैज प्रूव दैट इन्वेस्टिगेशन वाज डन इन प्रॉपर मैनर। तो एक्यूज को मतलब यहां से कुछ खास मिला नहीं है एक्यूज के काउंसिल को। From the said chain of events, it stood established that deceased Arshad was with accused Farman on 10 January 2019, and the facts stand established that deceased was lastly seen in company of accused Farman at 6:51 p.m. Since accused has admitted in his statement under 313 that he was with deceased Arshad Ali on 10/1/2019 at about 7 p.m., it was on that basis only did accused was arrested and his disclosure statement was recorded. अब इसने बताया ना कि ये उसके साथ था, राइट? तो अब आर्गुमेंट के दौरान ये भी आया दोस्तों that learned counsel for accused that last scene cannot be relied upon. Accused was seen with deceased by PW7 Asif on at 6:15 p.m. and CCTV footage relied by the prosecution. The accused and deceased were seen roaming at 6:51 p.m. for certain second, approximately 13 seconds, but as per entry says that deceased left home at 10 p.m. So accused was not last seen and last seen theory cannot be established. There seems to be contradiction in the above said argument since PW7 has deposed that he has lastly seen his brother Arshad alive in company of accused Muhammad Farman at about 6:15 p.m. and his brother told him that he will return within half an hour, and he did not return. Thereafter, at about 8, his father called accused phone number at a mobile number of Arshad, but same was switched off. तो वो ये कॉन्ट्रडिक्शन लेने की कोशिश कर रहा है डिफेंस काउंसिल कि क्योंकि वो तो कह रहा है कि घर से 10 बजे गया था और ये सब बातें जैसे गवाही में थोड़ी आ जाती है, कॉन्ट्रडिक्शंस थोड़ा सा आ जाता है, तो उसको वो लेने की कोशिश कर रहे हैं डिफेंस काउंसिल। Going by the said testimony, deceased was last seen alive along with Farman, and some minutes later, deceased was seen in company of accused at 51. तो उसके बाद वो फिर आर्ग्यू करते हैं कि इसमें अच्छा पान वाला की कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई और कोई स्टेटमेंट सब्जी मंडी से भी नहीं ली गई कि accused was last seen his company of deceased. राइट तो वो कह रहा है कि तो कोर्ट कहती है कि अच्छान पान वाले की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि अच्छान पान वाले की दुकान पे इट इज नॉट अच्छान पान वाला शॉप हु इज सेइंग दैट ही हैज सीन द डिसीज अरशद नियर शॉप। ये कोई और कह रहा, दुकानदार नहीं कह रहा कि मेरी दुकान के पास है, राइट? तो उसकी स्टेटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू द ट्रेस आउट एनी लिंक
if any of the circumstances, I shall delve upon the other vital piece of evidence, and firstly is the medical evidence. तो अब कोर्ट मेडिकल एविडेंस पे रिलाई करती है. मेडिकल एविडेंस में भी जो इंजरी है वो बताया मैंने, जैसे कि गला काट के उसको मारा था, तो वो ऑब्वियसली इट इंडिकेट्स दैट इट वाज एन अननेचुरल डेथ. So all the above said injuries are pinpointing towards the fact that deceased suffered an unnatural death, and as per the postmortem report, the time since death about is 8 to 12 days. तो यानी कि 8 से 12 दिन पहले इसकी मृत्यु हुई है. तो 10 जनवरी को मर्डर हुआ था और 21 जनवरी को बॉडी मिली. तो ये फैक्ट भी इस चीज की ओर इशारा कर रहा है कि फरमान वाज विद डिसीज्ड अरशद till 7 PM on 10/1/2019. The dead body of Arshad was recovered on 21/1/2019 on receipt of information given by Sunil. Right, as per the post-mortem reports, the time given since death is 8 to 12 days. Right, तो यही सब कोर्ट डिस्कस करता है दोस्तों. और फरमान अपनी 313 की स्टेटमेंट में ये भी कहता है that he was with deceased Arshad Ali and at 7 PM and thereafter they parted ways. But at what time he did not remember since it was dark. Only this much was stated by accused Farman in his statement under 313. Right, and he has neither explained where he went after parting ways with deceased Arshad or at what time he parted ways with deceased Arshad. Right, अब वो ये नहीं बताता कि वो कहाँ गया. तो कोर्ट कहता है कि 106 एविडेंस एक्ट क्लियरली लेज डाउन when any fact is specially within the knowledge of person, the burden approving the fact is upon him. अब यानी कि कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ये प्रूव करना था कि अब ये कहाँ गया था, ये तो यही बता सकता है. ये एक स्पेशल फैक्ट है जो इसी की नॉलेज में था. तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 106 के अकॉर्डिंग ये इसी को प्रूव करना था कि ये कहाँ गया था, ये इसको बताना था. और अगर ये नहीं बता रहा तो हम ये इसके अगेंस्ट समझेंगे. The burden is on accused to prove what happened thereafter, since these facts are especially within the knowledge of accused. The accused failed to do so, and it must be held that he failed to discharge the burden cast upon him by section 108. This circumstance therefore provides the missing link in chain of circumstance which prove his guilt beyond reasonable doubt. Right? अब कोर्ट सर्कमस्टांशियल एविडेंस की जो आगे की चेन है उसको लिंक करता है. अब जो मैंने बात कही थी कि ये इसके लिए सबसे ज्यादा फेटल है, जो ये मोबाइल फोन उसको फरहान को दे के आया फरमान, ये इसके अगेंस्ट सबसे गोज अगेंस्ट. अब यहाँ ये कहता है कि PW6 फेल टू शो एनी डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग डेट टुवर्ड्स द एक्यूज्ड. अब वो कह रहा था ना कि अपनी गवाही में कि क्या नाम की ये मेरे से सामान उधार लेता था, मेरी किराने की दुकान है, सामान उधार लेता था और उसके पैसे इसको देने थे. तो वो उसके डिफेंस काउंसिल ने ली कि इसने कोई बिल नहीं दिखाया ग्रोकरी शॉप का. एंड जनरली स्पीकिंग तो कोर्ट कहता है कि जो किराने वाली दुकानें होती है वहां कोई ऐसे प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं करे जाते, एंड गुड्स गिवन और देते भी हैं लोग उधार. अदरवाइज इट इज नॉट द केस ऑफ एक्यूज्ड दैट ही डिड नॉट परचेज एनी ग्रोकरी प्रोडक्ट फ्रॉम शॉप ऑफ PW6. यानी कि इस एस्पेक्ट पे क्रॉस एग्जामिनेशन उसने नहीं किया कि उसने आपकी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदा है. राइट, यानी कि वो इट इज काइंड ऑफ, कोर्ट इस चीज को एक तरह से एडमिशन समझ रहा है कि आपने उसको, जब आपने इस चीज को चैलेंज नहीं किया तो कोर्ट समझ रहा है कि आपने दुकान से सामान खरीदा है. द लर्नेड काउंसिल हैज फेल्ड टू रेज एनी डाउट ऑन क्रेडिबिलिटी ऑफ PW6 और दैट ही वाज डिपोजिंग आउट ऑफ सम एनिमिटी विद एक्यूज्ड. The fact that accused used to purchase goods from shop of has nowhere been challenged, and nor any suggestion has been put that accused has cleared the bill of all goods purchased by him from the shop of PW6. तो अब आगे कोर्ट कहता है, तो लब्बो लुआब ये है, the present case, the dead body of Arshad was found near railway track in bushes, and the dead body was identified as father and brothers, and deceased Arshad, who was missing from his home since 10th of January, missing is may report to the needle of suspicion towards accused on the basis of last seen evidence and the CCTV footage. It was further strengthened with the recovery of mobile phone of deceased from PW6, who deposed that the same was handed over to him by accused on 12 January against the goods purchased from his shop. जैसा कि मैंने कहा कि ये जो चीज है
ये इसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा गई है, किसी भी चीज से ज्यादा। एंड PW6 हैज डिपोज दैट ही केप्ट द फोरसेट मोबाइल फोन विद हिम एंड प्लेस दिस सिम, उसने उसमें सिम लगाई, राइट। तो ये सब बातें आई, तो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि उसी ने जो है इसको मारा है, डिसीज्ड को इसी एक्यूज मोहम्मद फरमान ने मारा है। और जैसा मैंने कहा कि जो ये मोबाइल फोन उस फरहान को दे के आया, वो तो इट वाज लाइक अ लास्ट नेल इन द कॉफिन, राइट। ताबूत में आखिरी कील की तरह उसने उसमें काम करा है, राइट। तो जो भी 1-8% उम्मीद थी उसके छूटने की, वो तो उसने पूरी ही समाप्त कर दी, राइट। और उसके बाद उसके काउंसिल ने उस रिगार्डिंग उससे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए यूजफुल होगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।